जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका ऐसा संस्कृत में। ऐसा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे तत्पुरुष समास। इससे पहले हम अव्ययीभाव समास कर चुके हैं। आशा है आपने उसको समझा होगा, और अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या कहता है? उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, अर्थात तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष, जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है क्या, कि इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद, पहला पद और दूसरा पद, है ना। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की विभक्तियां अलग होती हैं। कौन कौन से होते हैं? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष समास अर्थात जहां पर प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की विभक्तियां एक होती हैं, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के दो भेद और होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है न तत्पुरुष, और एक होता है उपपद तत्पुरुष। ठीक, आज हम इनके विषय में जानेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनके उदाहरणों को देखेंगे और समास विग्रह भी करके देखेंगे। हम्म और कर्मधारय और द्विगु समास, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसका प्रथम पद तो द्वितीय विभक्ति में होगा, और जो द्वितीय पद है उसमें अधिकतर श्रितः, अतीतः, पतितः, गतः, प्राप्तः, आपन्नः, ये शब्द देखने के लिए मिलते हैं। अधिकतर इस तरह के शब्द होंगे। इनसे भिन्न थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अधिकतर द्वितीय विभक्ति में जो उत्तर पद होता है उसमें यही शब्द हमें मिलते हैं। इनका विग्रह किस प्रकार किया जाता है? देखिए, जैसे कृष्णाश्रितः, तो क्या बनेगा इसका विग्रह? कृष्णम आश्रितः, तो क्या बना? कृष्णाश्रितः। दुखातीतः, तो विग्रह दुखम अतीतः। हम्म धन प्राप्तः, धनम प्राप्तः, धन को प्राप्त। और ग्राम गतः, तो ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। ठीक है, सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त। ठीक है, संकटापन्नः, संकटम आपन्नः, संकट में पड़ा हुआ। देखिए, जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह में हमें क्या करना है? जो समस्त पद यदि हमारे सामने है तो हम उसके अर्थ के बारे में सोचें, उसके अर्थ को जानने का प्रयास करें, और उसके अर्थ के अनुसार ही उसकी विभक्ति लगाकर हम उसका विग्रह कर सकते हैं। और जो विभक्ति प्रथम पद में होती है उसी विभक्ति के नाम से उस समास का नाम होता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष में हमने देखा ग्राम, यहाँ पर देखिए जैसे ग्रामम गतः, तो ग्राम गतः शब्द बना है, तो कौन सा समास हुआ? ये द्वितीय तत्पुरुष। ये जितने भी उदाहरण हमने पढ़े हैं ये सभी द्वितीय तत्पुरुष के हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष पूर्व सदृश सम मिश्र छिन्न हतः हीनः त्रातः खंडः, जिसमें पहला पद तो तृतीय विभक्ति में होगा और जो दूसरा पद होगा उसके वहां पर इस तरह के शब्द देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब इनका विग्रह देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। नख भिन्न, अब देखो अगर हम नख भिन्न शब्द का विग्रह करें तो क्या होगा?
नखों के द्वारा अर्थात नाखूनों के द्वारा भिन्न किया हुआ। हम्म, तो द्वारा वैसे भी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। नखई भिन्न, नखों के द्वारा भिन्न अर्थात अलग किया हुआ। हरि त्रातः, हरि के द्वारा बचाया गया, तो क्या होगा? हरिणा त्रातः। धान्यार्थः, धान्येन अर्थः, धान्येन अर्थात अनाज के लिए। ठीक है। और ज्ञानहीन, ज्ञान से हीन, तो क्या होगा? पहले शब्द में आगे तृतीय विभक्ति और दूसरा शब्द है हीन, तो ज्ञानेन हीनः। ठीक। शंकुल खंडः, शंकुलया खंडः, स्रोते से काटा गया, है ना? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष है ना? मैंने अभी भी बताया था क्या, कि जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो प्रथम पद में जो विभक्ति लगती है वही विभक्ति के नाम से उस समास का नाम होता है। जैसे अगर प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में है तो द्वितीय तत्पुरुष, प्रथम पद तृतीय विभक्ति में है तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति में है तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी में है तो पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी में होगा तो षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी में होगा तो सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार इसके नाम रखे हो जाते हैं और इनकी पहचान होती है। गुण मिश्रः, तो क्या होगा? गुणेन मिश्रः, गुणेन मिश्रः। राम हतः, रामेण हतः, राम के द्वारा मारा गया। पितृ समः, पित्रा समः, पिता के समान। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है? तृतीय विभक्ति में है और द्वितीय पद में अधिकतर इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं हो सकता है इनसे भिन्न भी शब्द आ जाएं, लेकिन मुख्य रूप से यही शब्द होते हैं। आगे चलते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होगा? पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होगा। किसका? विग्रह करने के बाद, विग्रह करने के बाद पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होगा और दूसरे पद के रूप में हमें कौन से शब्द मिलेंगे? अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित, शाला, इसी प्रकार के शब्द। देखते हैं। पाठशाला, तो क्या होगा? पाठाय शाला, प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में और दूसरा पद हमारा शाला अर्थात उसका घर या उसके रहने का स्थान, जो पाठ के रहने का स्थान होता है या पढ़ने के लिए जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? पाठशाला। भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि। अब एक चीज आप यहाँ पर देखिए, जब हमने पाठशाला का विग्रह किया तो हमने कहा पाठायशाला, पढ़ने के लिए घर। एक वचन में। भूत बलि का हमने किया भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि। तो यहाँ पर हमने चतुर्थी के बहुवचन में इसका विग्रह किया। तो यहाँ हमें ये जानना आवश्यक है कि जब भी हम इस तरह का विग्रह करते हैं तो उसके अर्थ को हमें समझ लेना है। एक भूत के लिए बलि नहीं, बहुत सारे भूतों के लिए बलि, तो भूतेभ्यः बलि। अब जनहितम, एक व्यक्ति के हित के बारे में बात नहीं होती कभी भी। जब भी सामूहिक रूप से बात होती है तो बहुत सारे लोगों के हित के बारे में बात होती है। तो क्या होगा? जनेभ्यः हितम। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग किया जाए। ठीक है। बालार्थम, बालाय अयम, इस उदाहरण को आप बहुत ध्यान से समझिए। क्या? देखिए समस्त पद क्या है? बालार्थम, और इसका विग्रह क्या है? बालाय अयम, अर्थात यह बच्चे के लिए है। तो जब भी इस तरह का समस्त पद आपके सामने आएगा तो उसका विग्रह इसी प्रकार हो, बालाय अयम। अगर बालार्थम है तो बालाय अयम होगा, अगर कुछ और है तो अगर अंत में अर्थम है, ये ध्यान रखिएगा, तो उसका विग्रह अयम करके होगा। अब सर्व सुखम, तो अब देखिए जैसा मैंने कहा था कि जब एक सामूहिक बात होती है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। सर्व सुखम, सर्वेभ्यः सुखम। ठीक है। गोरक्षितम, तो गवे रक्षितम, गायों के लिए रखा गया। धन लुब्धः, धनाय लुब्धः, धन का लोभी, यहाँ व्यक्तिगत है। ठीक है। अब इसी तरह से पंचमी तत्पुरुष, उसको देख लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि भयवाचक, पतित, मुक्त, भ्रष्ट, अपित आदि शब्द कहाँ पर मिलेंगे? इसके उत्तर पद में मिलेंगे। और प्रथम पद कैसा होगा?
कैसा होगा? अभी बताया था ना, कैसा होगा? पंचमी विभक्ति में। जिसका प्रथम पद पंचमी विभक्ति में होगा और उत्तर पद में किस तरह के शब्द होंगे? या तो भयवाचक होंगे या फिर पतित, मुक्त, भ्रष्टः, अपेतः, इस तरह के। हुँ? अब जैसे व्याघ्र भीतः तो क्या होगा? व्याघ्रात भीतः, व्याघ्र से डरा हुआ। हुँ? इसी तरह से देखिए, वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, है ना? और सुखापेतः, सुखात अपेतः, ठीक है? संकट मुक्तः, संकटात मुक्तः, संकट से मुक्त। पंचमी विभक्ति, प्रथम पद पंचमी विभक्ति में है, दूसरा शब्द मुक्त है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष है ना? धर्म भ्रष्टः, है ना? तो धर्मात भ्रष्टः, ठीक है? इसके अर्थ को समझकर फिर हम इसका विग्रह करेंगे। उसके बाद आ जाता है षष्ठी तत्पुरुष समास, जहाँ पर प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में होगा और द्वितीय पद कैसा होगा? हमारा संबंधवाचक होगा, जिससे संबंध होगा, है ना? जैसे राजपुरुषः, तो राज्यः पुरुषः, राजा का पुरुष, राजपुरुषः। अर्थ गौरवम, अर्थस्य गौरवम, अर्थ गौरवम। देवराजः, देवानाम राजः। अब देखिए, जब राजा की बात है तो किसी एक व्यक्ति का तो राजा नहीं हो सकता ना, है ना? तो क्या होगा? बहुत सारे देवों का राजा होगा, तो क्या बनेगा? देवानाम राजा। तो क्या हुआ? देवराजः, ठीक। धर्म लक्षणम, धर्मस्य लक्षणम। ये जो इतने सारे उदाहरण दिए हैं ना, ये आपको समझाने के लिए दिए हैं, ताकि एक एक समास आपके समझ में अच्छे से आ जाए। इनको बहुत ध्यान से समझना। अधिकतर क्या होता है, यही उदाहरण होते हैं जो पेपर में बार-बार रिपीट होते हैं। अधिकतर पेपर में इन्हीं में से आ जाते हैं या इनसे मिलते-जुलते हुए आ जाते हैं। अगर इनको भी आपने ध्यान से समझ लिया, तो समास तो आपका हो ही जाएगा, है ना? फिर है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष में पहला पद सप्तमी विभक्ति में होगा और जो उसका उत्तर पद होगा, उसमें किस तरह के शब्द होंगे? कुशल, प्रवीण, दक्ष, निपुण, सिद्ध, पटु, शौंड, बंध और रुचि। वैसे तो कुशल, प्रवीण, दक्ष, निपुण, सिद्ध, पटु, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अलग-अलग शब्दों के साथ अलग-अलग इनका प्रयोग किया जाता है ना? अब जैसे कार्य कुशलः, तो क्या होगा? कार्ये कुशलः, कार्य में कुशल। हमने इसका हिंदी में अर्थ निकाला, कार्य में कुशल, तो हमने इसका संस्कृत बना दिया, कार्य कुशलः, है? और जलमग्नः, तो क्या होगा? जले मग्नः, जल में मग्न। वैसे भी हमें कारक चिन्ह के अनुसार भी हम समझ पाते हैं। चक्रबद्धः, चक्रे बद्धः, चक्र में बंधा हुआ। और कलह रुचि, कलहे रुचि, कलह में जिसकी रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है? तो समास विग्रह का क्या है? पहला पद हमारा विभक्ति में होगा, किसमें? व्यधिकरण तत्पुरुष में। व्यधिकरण तत्पुरुष में पहला पद हमारा विभक्ति में होगा और दूसरा पद जो है हमारा, अधिकतर जो शब्द बताए गए हैं उन्हीं के जैसा या उन्हीं में से कोई एक हो सकता है, ठीक है? अब आगे देखें, न तत्पुरुष। अब ये क्या कहते हैं? इसका एक भेद है तत्पुरुष का। जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द जैसे अ आदि लगे हों, उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं समस्त पद बनाते समय जब उत्तर पद का पूर्व वर्ण, उत्तर पद का पूर्व वर्ण माने जो पहला वर्ण होगा, है ना? कोई व्यंजन हो, उत्तर पद का जो पहला वर्ण है, यदि वो व्यंजन हुआ, तो क्या होगा? न के स्थान पर अ हो जाएगा। और यदि उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई स्वर होगा, तो क्या होगा? न के स्थान पर अन हो जाता है। न के स्थान पर क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। कैसे? ये भी समझते हैं। जैसे न विद्या, तो क्या हुआ? अविद्या। क्यों? क्योंकि जो पहला वर्ण है वो क्या है? यहाँ पर व्यंजन। पहला वर्ण व्यंजन है, तो यहाँ क्या हुआ? अविद्या, अ लग गया। और न सत्यम, पहला वर्ण क्या है? उत्तर पद का पहला वर्ण। उत्तर मतलब जो दूसरा पद है ना? तो उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? व्यंजन।
तो क्या हुआ इसका? असत्यम। अ लग गया न के स्थान पर। अब न इष्टम। अब देखिए न इष्टम, पहला पद क्या है? न, और दूसरा पद क्या है? ई अर्थात स्वर। तो क्या बना यहाँ पर? अनिष्टम। ठीक है। और इसी तरह से न उत्साह। अब देखो पहला पद है न और दूसरा पद है स्वर, तो शब्द बना हमारा अनुत्साह। ठीक। आगे एक और इसका भेद है, क्या है? उपपद तत्पुरुष। अब उपपद तत्पुरुष क्या होता है भाई? आओ ये भी समझ लेते हैं। सुबंत पद से क्रियापद का समास होने पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। मतलब जब शब्द के साथ कोई क्रियापद जुड़ जाता है तो वहां पर क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास होता है। और क्या होता है? समस्त पद में उत्तर पद का क्रिया रूप नहीं रहता। मतलब जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं, जो हमारा क्रिया पद था वो समाप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। इस समास में द्वितीय पद पूर्ण रूप से प्रथम पद पर आश्रित होता है। क्या जो दूसरा पद है वो पूरी तरह से कहाँ पर आश्रित होता है? अपने पहले पद पर आश्रित होता है। और यह समास मुख्य रूप से करोति, जायते, ददाति, जयति आदि क्रियापदों के साथ होता है। कौन कौन से क्रियापदों के साथ होता है? कौन कौन से? करोति, जायते, ददाति और जयति। कौन कौन से हैं? फिर से बोलो एक बार। करोति, जायते, ददाति और जयति मुख्य रूप से इन्हीं चार क्रियाओं के साथ होता है। अब उदाहरण देखते हैं इसका। क्या है उदाहरण? सुखम करोति। तो क्या हुआ इसका? इसका समस्त पद क्या बनेगा? सुखकरम। सुखकरम। विग्रह क्या हुआ? सुखम करोति इति सुखकरम। जो सुख को करता है वो क्या होता है? सुखकर होता है ना? और इसी तरह से अम्बुनी जायते, अर्थात जो जल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? अम्बुजम, अर्थात कमल का फूल, है ना? और जलम ददाती, जो जल देता है उसको क्या कहा जाता है? जलदह, जल को देने वाला अर्थात बादल। और सर्वम जयति, जो सब कुछ जीत लेता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वजित, सब कुछ जीतने वाला। मतलब उपपद तत्पुरुष में जब सुबंत पद का क्रियापद के साथ समास होता है तो जो समस्त पद होता है वो या तो संज्ञा हो जाता है या विशेषण। ठीक है। इस प्रकार से उसका समस्त पद बनता है। ठीक। आइए अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। समस्त पद का हम विग्रह कर लेते हैं और अगर विग्रह पद है तो हम उसका एक बार समस्त पद बना लेते हैं। अभ्यास से क्या होगा? जो पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। शरणम आगतः, तो क्या बनेगा? हम्म शरणागतः। कौन सा समास हुआ? कौन सा समास हुआ? देखिए पहला पद क्या है? द्वितीय विभक्ति में, तो समास क्या हुआ? द्वितीय तत्पुरुष, है ना? द्वितीय और तत्पुरुष। ठीक है। अब शरेण बिद्ध, तो क्या बनेगा? हम्म शर विद्ध। कौन सा समास? हम्म तृतीय तत्पुरुष। फिर है दानाय पात्रम, दान देने के लिए पात्र। देखा है दान पात्र जगह जगह रखे होते हैं। कहाँ रखे होते हैं भाई? मंदिर में जाते हैं वहां रखे होते हैं, गुरुद्वारे में होते हैं, और भी बहुत सारी जगह पर होते हैं, है ना? दानाय पात्रम, तो क्या होता है वो? दान पात्रम। ठीक है। कौन सा समास हुआ? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक। रोग मुक्त, अब देखो रोग मुक्त, इसका अर्थ यदि हम निकालें तो रोग से मुक्त, मतलब रोग से अलग होकर मुक्त, है ना? तो क्या बनेगा? रोगात
मुक्तः कौन सा? हम्म, पंचमी तत्पुरुष। देवपति ही, देवपति ही क्या होगा? हम्म, देवानाम और पति ही, यहाँ माँ हम हटाकर ऊपर भी लगा सकते। ठीक है, कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, शास्त्र प्रवीण, तो क्या होगा? शास्त्रे और प्रवीण, कौन सा? हम्म, सप्तमी और तत्पुरुष। ठीक है, अनास्था क्या होगा? अनास्था। अब देखो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है अन लगा हुआ है, तो न आस्था। क्यों? क्योंकि पहला पद स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर न को क्या हुआ है? अन हुआ है। तो शब्द क्या बना है हमारा? अनास्था। कौन सा समास हुआ? हाँ, न तत्पुरुष। ठीक है, और हितकरः क्या होगा? हितकरः, हितम करोति इति हितकरः, कौन सा? उपपद तत्पुरुष। ठीक, समझ आया? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के विषय में। तत्पुरुष समास जिसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। व्यधिकरण जिसमें कि हमारी विभक्तियां होती हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और प्रत्येक विभक्ति के अनुसार ही समास का नाम रखा जाता है। अगर प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में है तो विग्रह करने के बाद समास का नाम द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। प्रथम पद तृतीय विभक्ति में है तो समास का नाम तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। अर्थात व्यधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद के अनुसार ही समास का नाम होता है। ठीक है, तत्पुरुष का भेद। और समानाधिकरण तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ही तत्पुरुष समास के दो और छोटे छोटे से भेद होते हैं, एक न तत्पुरुष और एक उपपद तत्पुरुष, जिनके बारे में हमने उनके नियम को समझा, उसके उदाहरणों को किया और फिर बाद में अभ्यास कार्य के द्वारा उसका अभ्यास भी किया। आशा है आपको तत्पुरुष समास बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।